गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 20 MCQs, जिसके पीछे की न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी की पॉइंट्स में, जो कि की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो ध्यान से कुछ देर के लिए अपना दिमाग यहाँ पर लगाते हुए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज के टॉप MCQs। पहले हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं अपना, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस्ड ऑन 18 जुलाई 2026? या 4 ऑप्शंस बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो है वो किस मूवी को मिला, ये पूछा जा रहा है। तो आई होप कि आपने इसका आंसर देख लिया होगा, मतलब क्या होगा इसका आंसर पता होगा आपको। तो द आंसर इज आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 won the best feature award at the 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस्ड ऑन 18 जुलाई 2026। देखो इसका मतलब क्या है कि नेशनल फिल्म अवार्ड इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड जो होते हैं वो होता है, ये हर साल इंडिया सिनेमा के बेस्ट फिल्म और जो आर्टिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। और 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड में आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। रिकॉग्नाइज एज एक्सीलेंस इन इंडिया सिनेमा अक्रॉस फिल्म फीचर्स, रीजनल सिनेमा, डॉक्यूमेंट्रीज एंड टेक्निकल कैटेगरीज। कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन एंड मनमूती jointly won the Best Actor Award. The National Film Award are India's highest official film honors presented annually by the Government of India, recognize outstanding achievement in India. इसी अवार्ड में कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन और मनमूती ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो जॉइंटली जीता, ठीक है, एक साथ मिलकर जीता, जॉइंटली वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1954 में हुई थी, इसको याद रखना। कब हुई थी? 1954 में। ये अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं और इन्हें डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल मतलब DFF ऑर्गेनाइज करता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल DFF ऑर्गेनाइज करता है। और अब NFDC के अंडर मैनेज किया जा रहा है इसे। किसके अंदर? NFDC के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास की पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिगेन अ लैंडमार्क 3-nation यूरोप टूर on 19 July 2026. Which of the following countries is not part of this tour? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की यूरोप की 3 कंट्री विजिट में कौन सा देश शामिल नहीं था, नॉट द पार्ट ऑफ दिस टूर। या 4 ऑप्शंस बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर सोच सकते हैं। दीज आर द मोस्ट 20 टॉप MCQs जो आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है, इन्हीं न्यूज़ के ऊपर दिख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यही आपको दिखेंगे, ठीक है, तो पर आपको इनके पीछे की न्यूज़ पता होनी चाहिए। दिस इज द मेन मोटिव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बुल्गारिया, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज ऑन अ 3-nation यूरोप टूर कवरिंग मोल्डोवा, नॉर्थ Macedonia and Romania from 1920 July 2026. This is the first ever bilateral visit by an Indian president to Moldova on North Macedonia. The visit aimed to strengthen bilateral relation, trade, investment and cultural cooperation with the 3 European nations. देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 के बीच मादोवा, नॉर्थ मैकेडोनिया जो है और रोमानिया का ऑफिशियल जो है वो स्टेट विजिट किया है। इस टूर का सबसे ज़्यादा जो बड़ा हाईलाइट ये था कि मोल्दोवा जो नॉर्थ मैकेडोनिया जो है उसमें किसी भी इंडिया प्रेसिडेंट की ये पहली ऑफिशियल बायलेटरल विजिट थी, ठीक है। ये फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट थी किसी इंडियन प्रेसिडेंट की, ठीक है। इसलिए बुल्गारिया इस टूर का हिस्सा जो है वो नहीं था।
कौन था? बुल्गारिया इस टूर का हिस्सा नहीं था। टू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग एंगेजमेंट विद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप अंडर इट्स एक्सपेंडिंग डिप्लोमेटिक आउटरीच। ये इंडियाज की ग्रोइंग एंगेजमेंट जो है वो दर्शाता है विद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टेट विजिट जो होता है वो किसी भी देश की हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल डिप्लोमेटिक विजिट जो है वो होती है, इसको याद रखना। ठीक, next question is question number 3. The union government has recently granted a 1-year extension in service to which high-ranking official in July 2026? You have 4 options. Please answer द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर की सर्विस को 1 साल और बढ़ाया गया है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा सीनियर गवर्नमेंट वो है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, उसकी सर्विस को 1 साल और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन 1 ईयर एक्सटेंशन इज सर्विस टू विच हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन जुलाई 2026। द आंसर इज विक्रम मिस्री। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट granted द फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री a 1-year extension in service July 2026. The extension was approved to ensure continuity in India's foreign policy and diplomatic engagement. Key role in handling India's strategic and international relation during major global development. देखो, जो विक्रम मिस्री हैं जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनकी सर्विस को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए लिया ताकि जो ग्लोबल क्राइसिस हैं उनके दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट जो है वो होता है, मतलब जो फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो सबसे बड़ा और सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, the decision reflects the government's emphasis on maintaining stability and continuity in diplomatic leadership. ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस begin in July 2026 to mark how many years of the establishment of the Ministry of Corporation? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की स्टैब्लिशमेंट के कितने साल कंप्लीट हुए हैं, ये पूछ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के कितने साल कंप्लीट हुए हैं ये पूछ रहा है। 3, 5, 7, 10, हाउ मेनी ईयर्स? The answer is 5 years. The Ministry of Cooperation celebrated its 5th anniversary in July 2026 with a week-long nationwide events. The ministry was established on 6 July 2021 to strengthen India's cooperative movement. देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की स्थापना जो है वो जुलाई 2021 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना दिमाग में। 6 जुलाई 2026 21 टू स्ट्रेंथन इंडियाज कोऑपरेटिव। जो इसकी जो स्थापना थी वो जुलाई 2021 में हुई थी। जुलाई 2026 में इस मिनिस्ट्री ने 5 साल कंप्लीट किए और इस मौके पर देश पर भर में वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन जो है वो हुए। इस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रॉन्ग बनाना और उनके लिए अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करना। ठीक है, ये किस तरीके का प्रमोट करा? विजन ऑफ साकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन। ठीक है, सहकार से समृद्धि मतलब कि एक साथ मिलके जो है कॉपरेशन करके उसके बाद प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के लिए, मतलब ये इनका विजन है, एक साथ मिलके हम समृद्धि करेंगे। एम्पावरिंग द कोऑपरेटिव अक्रॉस द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का स्लोगन है सहकार से समृद्धि, इसको याद रखना। कोऑपरेटिव सेक्टर में डेयरी, एग्रीकल्चर, रूरल क्रेडिट और शुगर कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, it provides a dedicated administrative, legal and policy framework for cooperative societies. Next, so we have the next question is question number 5. In the context of recent administrative friction in Delhi, the Cockroach Janata Party was founded in May 2026 primarily as a reaction to remark by which judicial authority? ठीक है, you have 4 options. Mark the correct option. I hope इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है क्या कहते हैं, किस इंसान के द्वारा मतलब बोली गई थी, कौन से ऐसे जज थे जिन्होंने ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोली थी, उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो है निर्माण हुआ था। तो द आंसर इज जस्टिस सूर्यकांत। द कॉकरोच जनता पार्टी वाज फाउंडेड बाय अभिजीत रिपके इन May 2026 is emerged after the controversial remark by Justice Surikant who compared unemployed student, ठीक है,
एक्टिविट्स टू कॉकरोच, उन्होंने कॉकरोच से हम लोगों का जो है मेल कर दिया था कि जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं वो उनको एज अ कॉकरोच बोल दिया गया था। ये उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी। मई 2026 में अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। ठीक है, इसका रीज़न क्या था कि जस्टिस सूर्यकांत का एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क जिसमें अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को कॉकरोच से कंपेयर किया गया था। इसके बाद यूथ ग्रुप ने एग्जाम पेपर लीक और स्टूडेंट इशूज़ को लेकर प्रोटेस्ट और मोबिलाइजेशन किया। ठीक है, attention by mobilizing youth over concerns related to national university entrance exam paper leaks। ठीक है, आई होप कि आपको इसका जो है वो पता होगा, मतलब इसके बारे में थोड़ी कहानी पता होगी क्या है। ठीक है, और जो भी जानते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क कभी कभी पब्लिक और पॉलिटिकल डिबेट के टॉपिक बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, which European country received its first ever state visit by an Indian president on 20 जुलाई 2026। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 20 जुलाई 2026 को किस यूरोपियन कंट्री ने पहली बार किसी इंडियन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल स्टेट विजिट रिसीव किया। ठीक है, रिसीव द फर्स्ट एवर स्टेट विजिट बाय एन इंडियन प्रेसिडेंट ऑन जुलाई 2026। You have 4 options. I hope you mark the correct option. The answer is Moldova. President Draupadi Murmu became the first Indian president to pay a state visit to Moldova on 2026, मतलब July 20 The visit was made at the invitation of President Maya Sandu of Moldova. It marked a historic milestone in India-Moldova bilateral relations, focusing on diplomacy, trade, education and कल्चरल कॉपरेशन। देखो इसका मतलब हम थोड़ा समझते हैं क्या था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई 2026 को मोल्दोवा का ऑफिशियल स्टेट विजिट किया। ये हिस्ट्री बनी क्योंकि पहली बार किसी इंडियन प्रेसिडेंट ने मोल्दोवा का ऑफिशियल बायलेटरल विजिट किया था। ठीक है सॉरी। हाँ, इस विजिट का ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, ट्रेड, एजुकेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। गला खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि डिप्लोमेसी, ट्रेड, एजुकेशन, कल्चर कॉपरेशन, इन सबको बायलेटरल रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, दीज आर द मेन कंसर्न और द मेन मोटिव ऑफ दिस। And India's efforts to strengthen ties between Central and Eastern Europe countries under expanding foreign policy। ये विजिट जो रिफ्लेक्ट करता है एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज ना, मजबूती दिखाता है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द इस्लामाबाद Memorandum 2026, often mentioned in global news, is associated with technical talks to secure peace and restart shipping in which vital waterway? You have 4 options. Mark the correct answer। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम नाम का एग्रीमेंट किस समुद्री रूट है ना, मतलब वाटरवे, समुद्री रूट या स्ट्रेट में शांति शिपिंग को रीस्टोर करने के लिए हुआ था। ठीक है, रीस्टोर करने के लिए हुआ था। तो द आंसर इज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। The Islamabad Memorandum serves as the basis for indirect tactical talks between Iran and the United States. The decision focusing on restoring peace and ensuring the safe movements of ship through the Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz is one of the world's most important oil and natural gas shipping routes, connecting the Persian Gulf to the Gulf of Oman। देखो पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत समझ भी लिया करो। ठीक है, और हर एक न्यूज़ के पीछे की न्यूज़ को जाके समझा करो कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट न्यूज़। ठीक है, तो आपको न्यूज़ जब पता होगी, उसकी कहानी पता होगी, तो यू कैन आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। इस्लामाबाद मेमोरेंडम एक 14th पॉइंट एग्रीमेंट है। ठीक है, उसका पर्पस क्या था, ईरान और अमेरिका के इनडायरेक्ट
जो इनडायरेक्ट टेक्निकल टॉक्स थे कि थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में टेंशन कम करना और शिपिंग को सिक्योर बनाना, ठीक है, वहाँ पे जो शिपिंग हो रही थी उसको सिक्योर बनाना इनका मेन मोटिव था, क्योंकि तुम जानते हो कि एक बहुत बड़ा जो है ये रूट है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस किसका, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का शिपिंग रूट कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट में से एक है, दिस इज़ अ मेन पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। दुनिया के क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से एक्सपोर्ट होता है, इसलिए इसे स्ट्रैटेजिक कोक पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रैटेजिक कोक पॉइंट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थोड़ा थोड़ा कभी कदार अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करना कि क्या आपने इस वीडियो से सीखा, ठीक है। अगर हो सका करे तो थोड़ा बहुत जो भी न्यूज़ के बारे में आपको पता हो, याद हो लास्ट में, तो आप उसको आंसर के उसमें पॉइंट में मतलब लिख सकते हो कि दीज आर द पॉइंट्स जो आपने इस वीडियो से सीखा, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो और सब्सक्राइब करो और अपने फेलो मेट्स को ज़रूर भेजो, जो भी साथ में हैं उनको भी बताओ कि यार इतनी अच्छी वीडियो है, तो उनको भी थोड़ा सीखने को मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द 2026 Algerian parliamentary election held on 2 July saw voting for 407 seats of the People's National Assembly amidst which प्राइमरी डोमेस्टिक इशू। जो 4 ऑप्शंस बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अल्गेरिया के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इशू है वो क्या था, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन इशू, what is the biggest issue, international issue? You have 4 options. I hope you mark the correct option. और आपने नहीं भी किया है तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। सीखने आयो ना, सीखो। द आंसर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ठीक है। देखो इसका मतलब हम समझ लेते हैं क्या था कि कंडक्टेड इट्स 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑन जुलाई, ये तो अभी हमने सीखा। 407 seats in People National Assembly. The election took place aimed to serve cost of living crisis with rising inflation and economic challenges. The polls also witnessed restrictions on several candidates, including a member linked to the Iraq movement. The election highlight the government's focus on economic stability, government reforms and public welfare. देखो 2 जुलाई 2026 को अल्गेरिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, ठीक है। इलेक्शन के समय लोग महंगाई, जो इन्फ्लेशन है और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनके बारे में बात कर रहे थे, से बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जिसे हम बोल रहे हैं, महंगाई के साथ कुछ ऑपोजिशन कैंडिडेट पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई थी, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट था। जो इस ये जो अल्गेरियाज है वो क्या है, कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, अल्गेरियन दिनार, ठीक है। ALGERIAN, अल्गेरियन, DINAR, दिनार, ठीक है। तो अल्गेरिया अफ्रीका का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्गेरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग जुलाई 2026 द स्टेट फ्यूनरल प्रोसेशंस फॉर फॉर्मर Iranian supreme leader Ali Khamenei were held in which Iraqi holy cities? You have 4 options. Mark the correct answer. आई होप कि आपने आंसर देख लिया होगा कि इसका आंसर क्या है, और अगर नहीं भी पता है इसका आंसर तो मैं हूं ना बताने के लिए, मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। Nazaf and Karbala. The funeral processions of former Iranian Supreme Leader Ali Khamenei were held in the Iraqi holy cities of Nazaf and Karbala. The ceremonies followed memorial events in Tehran and Qom, reflecting the religious significance of the occasion. देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अली खमीनी के स्टेट फ्यूनरल के दौरान इराक के किन पवित्र शहरों में प्रोसेशन जो है वो निकाला गया था, ठीक है।
प्रोकेशंस जो है वो निकाला गया था। तो जो इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब इस की पॉइंट्स के बारे में अगर हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसके पीछे की। तो जो फ्यूनरल सेरेमनीज पहले तेराम और कोम में हुई, ठीक है। इसके बाद उनके रिमेन्स को इराक के नज़ाक और करबाला ले गया, मतलब ले जाया गया, ठीक है, जहाँ फ्यूनरल प्रोकेशंस जो है वहाँ वो निकाले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे निकाले गए फ्यूनरल प्रोकेशंस, ठीक है। ये दोनों सिटीज़ शिया मुस्लिम के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। जो शिया मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्लेस होते हैं। होलिस्टिक cities in Shia Islam attracting millions of pilgrims every year. The event highlighted the religious, cultural, and historical ties between Iraq and ईरान एंड देयर इम्पोर्टेंस इन द शिवा मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। ये इवेंट जो हाईलाइट करता है रिलीजियस, कल्चर एंड हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन ईरान एंड इराक एंड देयर इम्पोर्टेंस, उनकी महत्वता दिखाता है शिया मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन नीति आयोग्स फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI 2026 among major states? You have 4 options. Mark the correct answer. और देखो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI 2026 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? विच स्टेट इज़ मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, ठीक है, मेजर स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है, पहले आंसर से पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की लाइव नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन, करंट अफेयर्स की PDF जो ये वाली PDF है और एक और PDF आती है, और तो और मंथली PDF भी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मंथली करंट अफेयर्स की पूरी PDF है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। डेली करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स आते हैं विच हेल्प यू इन योर रीडिंग स्किल्स, ठीक है। और रीडिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती है। तो जाइए उसको ग्रैब करिए, ठीक है। और पोल और क्विजेज, दिस इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू यूज्ड इन योर स्टडी, ठीक है। आप जाओ उसको देखो, ठीक है, और पोल और क्विज को ज़रूर दो, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर आप सच में दिल से तैयारी कर रहे हो ना, तो पोल क्विजेज जो है कहीं के नहीं छोड़ना चाहिए आपको, ठीक है। आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता है ना कि आप कितना पानी में हो, ठीक है। तो जाओ और देखो जाके, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, मतलब सॉरी, नेक्स्ट इसका आंसर क्या था वो देखते हैं। गुजरात सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन अमंग लार्ज स्टेट इन नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026. द स्टेट अचीव्ड एन ओवरऑल स्कोर 56.6 आउट ऑफ 100, आउट परफॉर्मिंग अदर मेजर स्टेट्स। देखो नीति आयोग ने पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI 2026 लॉन्च किया। गुजरात ने 56.5 आउट ऑफ 100 स्कोर के साथ लार्ज स्टेट कंट्रीज में फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल की। कौन सी रैंक हासिल करी? फर्स्ट। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ मतलब स्थान जो है वो रहा, ठीक है। फर्स्ट इनका था और उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का था। द इंडेक्स रिवैल्यूज स्टेट ऑफ पैरामीटर्स सच एज, कौन से पैरामीटर्स को वो करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, गवर्नेंस एंड इन्वेस्टमेंट facilitation. The IFI aims to encourage healthy competition among state and improve India's investment climate, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। याद रखो, नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, तो आप इसको जाओ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। इसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली थी, ठीक है। और इसके चेयर जो पर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है हमारे। और आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इन द नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 which jurisdiction achieved the highest infrastructure score 15 out of 25 across all peer groups? इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट स्कोर किस स्टेट को मिला, ये पूछा जा रहा है। आई होप यू
गेस द आंसर। चंडीगढ़ इसका आंसर है। चंडीगढ़ अचीव हाईएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर 15 out of 25 in the investment friendliness index. The city performed exceptionally well due to its strong urban infrastructure and planned development. Among the large states, Gujarat recorded the highest infrastructure infrastructure score. I don't know why, but I'm lacking in this word. तो थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं क्या था नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, में चंडीगढ़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर में 15 out of 25 का हाईएस्ट स्कोर जो है वो हासिल किया। चंडीगढ़ को ये एडवांटेज उसकी प्लान्ड सिटी मतलब अच्छी रोड्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मिला। ठीक है, और लार्ज स्टेट की बात करें तो गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर है। Infrastructure is one of the major pillar used by नीति आयोग to access investment readiness। ठीक है, ये one of the major pillar है used by नीति आयोग to access investment readiness। ठीक है, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। इस सिटी को फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्ब्यूजर ने डिज़ाइन किया है। ले कॉर्ब्यूजर ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसको याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द विजिट भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी Ramji Act 2025, which came into effect on 1 July 2026, guarantees how many days of work employment per year? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वी रामजी एक्ट 2000 अंडर 2000 सॉरी रामजी एक्ट के अंदर हर साल कितने दिन का गारंटेड रोजगार जो है वो दिया जाएगा। गारंटेड हाउ मेनी डेज ऑफ वेक एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, कितना गारंटेड रोजगार जो है वो दिया जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। द आंसर इज 125 days. The VBG Ramji Act 2025 guarantee 125 days of wage employment per financial year of for eligible rural household. The act came into effect on 1 July 2026 with a national minimum wage of 300 पर डे। ठीक है, 1 जुलाई 2026 में ये एक्ट जो है वो लागू हुआ। इसके तहत रूरल हाउस होल्ड को 125 दिन का गारंटेड वेग एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जाएगा। इस स्कीम का जो फोकस है वो कहाँ पे है, वाटर सिक्योरिटी है, रूरल लाइवलीहुड एंड एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन और क्लाइमेट मिटिगेशन पर है। ठीक है, फोकस ऑन वाटर सिक्योरिटी को तो देव बताया मैंने जैसा आपको, rural livelihood and extreme weather mitigation. The aims to strengthen rural employment, sustainable development and livelihood security across India। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट MGNREGA की तरह रूरल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गांव में इनकम और लाइवलीहुड है बढ़ाना। ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए सही चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध कराना। This is the main objective of rural employment. Next question is question number 13. On 18 July 2026, which Indian space startup successfully conducted the first ever private orbit rocket launch from Indian soil? ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाना, बिकॉज द लास्ट 2 क्वेश्चंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो, बीच के भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, तो आप छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते हो। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो एकदम टॉप वो होते हैं उनसे हम लोग थोड़ा देख दाख के लाते हैं। ये अच्छी न्यूज़ है, इनको देखो समझो। ठीक है, और थोड़ा पढ़ भी लिया करो जाके न्यूज़ के बारे में कि आज मैंने ये न्यूज़ के बारे में पढ़ा था, ये चीज़ें मेरे क्वेश्चंस में आई थी, नीति आयोग के बारे में आया था और बहुत सारी चीज़ें अभी आई, स्टार्टअप्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में आया है। ठीक है, तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ करो, नोट करते जाया करो कि हमको आज नीति आयोग के बारे में पढ़ना है कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ, उनके वहाँ का चेयरमैन कौन है और क्यों इस्टेब्लिश हुआ था वो, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसके बारे में जाननी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ, ठीक है, तो इसको जाके पढ़ना, ठीक। स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली लॉन्च द विक्रम 1 मिशन, अंगमन यही है ना, ठीक है, हाँ। On July 18 July 2026 from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, it marked India's first successfully private orbit launch rocket launched, making the country one of the few nation with private orbital launch capability. ठीक है, तो विक्रम 1 सक्सेस प्लेस द स्कोप एंड ग्रह सैटेलाइट्स इन 450 लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ द मिशन रिप्रेजेंट, देखो इसका मतलब था 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम 1 रॉकेट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया। रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था, सेंटर से हुआ था, ठीक है, लॉन्च। तो इसके साथ क्या था, इंडिया उन कंट्रीज़ में शामिल हो गया जहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर सकती हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो उनके साथ टाई अप हो गया है, शामिल हो गया है। स्काई रूट एरोस्केप का हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। याद रखो, हेडक्वार्टर ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, तो ये पूछ लिया जाता है किसी ना किसी उसमें, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का मेन लॉन्च सेंटर है, और ये श्रीहरिकोटा मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैंने इसमें लिखा नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट। द मिशन रिप्रेजेंट अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड सपोर्टिंग द आत्मनिर्भर भारत विजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द नेम, अब इसको भी लिख लेना, विक्रम 1 इसके बारे में पढ़ना जाके, क्या था, कब लॉन्च हुआ, सब कुछ ना, पॉइंट्स लिखते जाया करो, ठीक है। व्हाट वाज द नेम असाइंड टू द मेदन ऑर्बिटल फ्लाइट मिशन ऑफ द विक्रम 1 रॉकेट, विक्रम 1 रॉकेट के फर्स्ट ऑर्बिटल मिशन का ऑफिशियल नाम क्या रखा गया था, अभी आई थिंक मैंने बताया। द आंसर इज मिशन आगमन, आगमन, ठीक है, आगमन, ठीक है। द इनऑग्रल ऑर्बिट फ्लाइट ऑफ स्काईरूट स्पेस विक्रम 1 rocket was named Mission Agman. The mission was successfully launched on 18 July 2026 from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. मेरे अंदर कभी कदार फॉरेनर की आत्मा आ जाती है, तो प्लीज डोंट माइंड। मिशन आगमन successfully placed the scope of Grah satellites into the 450 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट। आई होप अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। विक्रम 1 की पहली ऑर्बिट फ्लाइट को मिशन आगमन नाम दिया गया था। इस मिशन में क्या था कि स्कोप और ग्रह सैटेलाइट्स को 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस किया गया। प्लेस सक्सेसफुली स्कोप एंड ग्रह सैटेलाइट्स इनटू, मतलब दो सैटेलाइट्स हैं, इनका नाम है स्कोप और ग्रह सैटेलाइट्स इनटू 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट जो है वो मानी गई है। तो मिशन मार्क हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑन द फर्स्ट सक्सेसफुल प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च। तो समझो ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग 15 क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द CG सेमी ओ सैट प्लांट क्या हो गया क्वेश्चन को, which started commercial production in July 2026 is located in which industrial cluster of Gujarat? Your 4 options, mark the correct answer. अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे लिख के। सबका आंसर मैं थोड़ा ना बताऊंगी, मतलब सबको मैं थोड़ा ना बताऊंगी सब चीज़ कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। बताओ जल्दी से। CG सेमी ओ सैट प्लांट, जो सेमी ओ सैट प्लांट है को ओ सैट सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के किस इंडस्ट्रियल एरिया में बना है, विच इंडस्ट्रियल एरिया। द आंसर इज सानंद, ठीक है, ये तो हो गया, लोकेटेड इन गुजरात, सानंद गुजरात में। इट इज़ अ जॉइंट वेन्यूर बिटवीन CG पावर इंडिया, Renesas Electronics Japan and Start
Microelectronics Thailand. The facility established with an investment of approximately 7,600 crore to strengthen India's semiconductor ecosystem. CG Semi USAT प्लान गुजरात के सानंद में शुरू हुआ था। ये सीजी पावर रिनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जापान और स्टार्ट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड को जॉइंट वेन्योर है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में लगभग कितना रुपए लगा, 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और इसका पर्पस इंडिया की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग बाहर पे निर्भर नहीं होंगे, अब हम अपने पे निर्भर होंगे। ठीक है, इंडिया में सब कुछ हो रहा है। सो इसके लिए 7,600 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री वॉन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड एट मेटलाइफ स्टेडियम ऑन 19 जुलाई 2026। आई होप कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इस पर बहुत ध्यान देते हैं। तो बताओ जल्दी जल्दी से, फटाक फटाक से, क्या होगा इसका आंसर। 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का विनर कौन सा देश बना, बताइए। द आंसर इज स्पेन won the 2026 FIFA World Cup by defeating Argentina 1-0 after extra time। देखो मैं जो है बिल्कुल भी कोई भी तरीके का मैच नहीं देखती हूँ, तो प्लीज़ डोंट जज मी, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है इसके बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 19 जुलाई 2026 को मेटलाइफ स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप जो है उसका फाइनल खेला गया था। स्पेस बता रही हूँ, वो स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से मतलब 1-0 से एक्स्ट्रा टाइम में हराकर वर्ल्ड कप जीता। मैच का जो विनिंग गोल था वो फेरन टोरेस ने 106 मिनट में स्कोर किया। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम 106th minute of extra time scored. Spain secured and the FIFA World Cup title with a disciplined defensive performance and decisive attacking play। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा का हेड क्वार्टर कभी कभार मुझे क्या हो जाता है, बताओ वो जल्दी से। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, बताओ जल्दी से। मैंने आई थिंक बताया भी है ये बहुत बार, पिछली क्वेश्चन से 50 बार बता चुकी हूँ कि स्विट्जरलैंड में है। जूरिच स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो याद रखा करो। ठीक है, हेडक्वार्टर्स याद रखा करो। Question number 17, during the 2026 FIFA World Cup, which player broke the record to become the tournament all-time leading scorer? तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछने वाली थी, इसका आंसर क्या है। फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा गोल्स के रिकॉर्ड किस प्लेयर ने अपने नाम किया, broke the record to become the tournament all-time leading scorer? तो what is the answer of this question? I hope you guessed the answer. The answer is Kylian Mbappe. So Kylian Mbappe became the all-time leader goal scorer in the FIFA World Cup history during the 2026 tournament. He surpassed the previous record held by Miroslav Klose by Germany. Mbappe also became the first player since 1970 to score 10 goals in a single FIFA World Cup edition। देखो फ्रांस के केलियन मबापे द वर्ल्ड कप, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्स का रिकॉर्ड जो है वो बना दिया। ठीक है, उन्होंने माइरोस्लाव क्लोसे का पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। ठीक है, साथ ही 1970 मतलब 1970 के बाद ही एक ही वर्ल्ड कप एडिशन में 10 गोल्स करने वाले पहले जो हैं वो प्लेयर बने। His remarkable performance further established him one of the greatest footballer in the World Cup history। ठीक है, तो केलियन मबापे फ्रांस का फुटबॉल प्लेयर है, इसको याद रखना। कौन है फुटबॉल प्लेयर जिनको ग्रेटेस्ट फुटबॉल इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री जो है वो
अब माना जा रहा है। और माइरोस्लाव क्लोसे जो है जर्मनी से हैं, जो पहले फीफा वर्ल्ड कप के ऑल टाइम टॉप स्कोरर थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने किया था। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है जो केलियन मबापे ने तोड़ा है, अब ये बन गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कौन तोड़ता है। We don't know the answer. The question number 18 is which country successfully tested the world's first hypersonic missile with an artificial intelligence based guidance system in July 2026? ठीक है, आप लोग हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई चैट जीपीटी का यूज़ करते हो ना, तो चैट जीपीटी का यूज़ इन सारे क्वेश्चंस में ना कर कर अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा लगाओ, ठीक है। देखो चैट जीपीटी का यूज़ आप, मुझे पता है दिन भर चैट जीपीटी करते रहते हो, तो चैट जीपीटी उठाओ, क्वेश्चंस को डालो, जो भी तुमको मैंने बताया, अभी पॉइंट्स लिखते हो ना तुम, नीति आयोग मतलब बहुत सारे, तो उसको उठाओ डालो, बताओ कि भाई मुझे इसके बारे में पॉइंट्स में समझा दो, ठीक है, तो वो समझा देगा तुम्हें। नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम उसको बोल दो कि यू कैन रीड अलाउड, ठीक है, तो वो तेरे को बोल के भी समझाएगा, ठीक, तो तुम आराम से बोल के भी समझ सकते हो, मतलब सुन सकते हो, सुन लो, ठीक है, बस रीड लगाओ, कान में हेडफोन लगाओ, कुछ भी सुनो, समझ लो, ठीक है, सुन सुन के लो। एंड यू डोंट नीड टू लाइक रीड नहीं करना है हर चीज़, आराम से थोड़ा मज़ा उठाओ यार, मज़े से पढ़ो, गाने सुनते हो ना तो वो पढ़ो। द आंसर इज चाइना। चाइना सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट hypersonic missile equipped with an artificial intelligence based guidance system. The AI guidance system enables the missile to adapt its flight path in real time, making interception more difficult. Hypersonic missiles travels at speed of March 5 or higher, significantly reducing the reaction time of air। देखो इसका मतलब क्या है समझो, जो So the answer is China. China successfully tested the world's first hypersonic missile equipped with an artificial intelligence based guidance system. The AI guidance system enables the missile to adapt its first path in real time, making interception more difficult. Hypersonic missiles travel at speed Mach 5 and higher, significantly reducing the reaction time of air defense system। देखो चाइना ने जुलाई 2026 में वर्ल्ड फर्स्ट एआई गाइडेड हाइपरसोनिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया। इस मिसाइल के की खास बात क्या है, इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का यूज़ गाइडेंस और टारगेट को एक्यूरेटली मतलब सही से एकदम एक्यूरेट हिट करने के लिए किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनकी स्पीड मार्च 5 या उससे ज़्यादा और हायर होती है, यानी ये साउंड की स्पीड से कम 5 गुना तेज चलती है, मतलब साउंड की स्पीड जितनी तेज चलती है उससे 5 गुना तेज चलती है, ठीक। तो इसी वजह से इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल। द टेस्ट मेक्स a major advancement in next generation military technology and strength China's strategic defense capability। hypersonic speed जो मैंने आपको बताई मार्च 5 और उससे ज़्यादा हायर मतलब उससे ज़्यादा है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स दो टाइप की होती हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, दो तरीके की होती हैं, एक ग्लाइड व्हीकल और एक क्रूज मिसाइल, ठीक है। एआई बेस्ड गाइडेंस जो है वो फ्यूचर वॉरफेयर में प्रिसीशन और ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा पावरफुल बना सकती है, ठीक है, इसीलिए एआई का यूज़ जो है वो एक्यूरेसी के लिए किया गया है कि एक्यूरेट निशाना लगा सकें हम। व्हाट विच Question number 19, which state became the first in India to introduce zero electricity bill scheme for eligible household in July 2026? जुलाई 2026 में एलिजिबल हाउस होल्ड के लिए जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना? द आंसर इज Rajasthan became the first Indian state to become
introduce a zero electricity bill scheme for eligible houses. The scheme aims to provide free electricity up to a specified consumption limit for eligible domestic consumers. एक मतलब एक specified limit होगी, उसके तहत मतलब जो है वो फ्री बिल होगा। ये नहीं अपनी मर्जी से कितना भी खर्च कर लो, दिस इज नॉट, बट एक लिमिट होगी, उसके हिसाब से जो है वो आपका बिल जो है ज़ीरो आएगा फॉर एलिजिबल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, जो मतलब उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ज़रूरत होती है, तो उनके लिए है। इट इज़ इंटेंडेड टू रिड्यूस अ फाइनेंशियल बर्डन और लो इनकम फैमिलीज फॉर प्रमोट अफोर्डेबल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम पड़े, उनकी अगर लो इनकम है फैमिलीज जो मतलब कम पैसा कमाती हैं, थोड़ा उनके पास कम वो है बजट है, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ की गई है कि उन्हें भी एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन लिमिट तक एलिजिबल किया जाए। द इनिशिएटिव ऑल्सो एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ रीनेबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस। जो इनिशिएटिव है ये एनकरेज करता है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को भी। इस स्कीम के बेनिफिट सिर्फ उन हाउस होल्ड को ही दिया जाएगा जो गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के को फुलफिल करेंगे, ऐसे नहीं कि किसी को भी दे दें। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है फैमिलीज़ का बिजली का बिल ज़ीरो करना और उन्हें फाइनेंशियल रिलीफ देना, ठीक है, तो ये इसका मेन मोटिव है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लास्ट क्वेश्चन, which country successfully launched the Luna 2028 mission in July 2026 to collect samples from the moon south polar region? You have four options. Mark the correct answer. ठीक है, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट करंट अफेयर्स 360 उसमें जाइए और जाकर एक बार एक्सप्लोर करिए, ठीक है। वहाँ पे लीडर बोर्ड में आपका नाम भी शो होगा, और अगर आप मॉक टेस्ट रोज रोज दोगे, ठीक है, स्ट्रीक्स बनाइए, आपकी स्ट्रीक जगह दिखेगी ना आपको कि आपने 13 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दिए, तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको जाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। बहुत सारे सब्जेक्ट मॉक टेस्ट दे रखे हैं, मंथ करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट रखे हैं, जाओ आप करो, फ्री है। आपको अगर हिंदी में चाहिए तो आप बस एक क्लिक करोगे, हिंदी पूरी वेबसाइट हिंदी में चली जाएगी। आपको बस क्या करना है, अपना ब्राउजर खोलना है, करंट अफेयर्स 360 डालना है, सबसे पहली वेबसाइट हमारी आ जाएगी, उस पर जाइए और जाकर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। लीडरशिप में तुम्हारा सबसे ऊपर नाम आएगा ना, तो तुम्हें अंदर से खुशी होगी कि वाह मैंने पढ़ाई की है और ये पढ़ाई जो है वो दिखा रही है ऊपर, ठीक है। तो जाओ और उसको ग्रैब करो जाके। और तो और हमारी वेबसाइट पर ई बुक्स मंथली PDF जो होती है करंट अफेयर्स की, वो सिर्फ 9 रुपये में अवेलेबल है। और जो हमारे क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ना, सिविक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं अगर, तो उस पर सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में है, ठीक है। पूरी पूरी ई बुक 25 रुपये में है, इमेजिन कर सकते हो, पूरी पूरी ई बुक तो 25 रुपये में है। मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें तो एक कॉपी भी नहीं आती है यार, आपको पूरी पूरी ई बुक मिल रही है। आप जाओ उसको ग्रैब करो, पढ़ो, पूरा पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है एकदम अच्छे से, बहुत सारे बच्चों ने मतलब ग्रैब किया है। आप जा सकते हो उसमें देख सकते हो, ठीक है, उनके कमेंट देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो। जाओ ग्रैब करो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो, ठीक है। तो बस चलते हैं, इसका नेक्स्ट आंसर क्या है। इसका आंसर इज रशिया सक्सेसफुली लॉन्च द लूना 28 मिशन टू कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम द मून्स साउथ polar region. The mission aims to study the composition of lunar soil and search for the presence of water ice. The moon's south pole is of great scientific interest because it contains permanently shadowed craters that may preserve water ice. देखो क्या है, रशिया ने लूना 2028 why I am saying this, sorry, लूना 28 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव मून के साउथ पोलर रीजन से सॉइल और रॉक सैंपल्स कलेक्ट करना है। मून के साउथ पोलर रीजन से सॉइल और रॉक जो है वो कलेक्ट करना है, ठीक है। मून का साउथ पोल जो है वो साइंटिफिक के लिए, मतलब जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ वाटर आइस मिलने की संभावना है, ठीक है, वाटर आइस मिलने की संभावना है। अगर वाटर आइस अवेलेबल है तो फ्यूचर ह्यूमन मिशंस और मून बेसिस के लिए
ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। रूरल लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एंड कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल रिसर्च ऑन फ्यूचर ह्यूमन एंड रोबोटिक मिशंस टू द मून, ठीक है। ये स्ट्रेंथ करता है इन सारी चीज़ों को। लूना प्रोग्राम जो है वो रशिया का फेमस लूनर एक्सप्लोशन प्रोग्राम है, ठीक है। मून का साउथ पोल जो है वो स्पेस एजेंसीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरेशन एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स में आइस मिल सकती है, ठीक है। इंडिया के चंद्रयान 3 भी साउथ पोल के पास सक्सेसफुली लैंडिंग के लिए हिस्टोरिक मिशन था, ठीक है। पर इंडिया का चंद्रयान 3, आई थिंक इसके बारे में आपको पता होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो चाइना की है, ये आपके लिए एक टिप है, याद रखना। जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पढ़ लो जाके, लूना 28 मिशन के बारे में पढ़ लो, ठीक है। और इसका आंसर रशिया है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है जाके, लूना 28 मिशन के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज की एंड की तरफ। तो अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। उस पर पोल क्विजेज आते हैं, ठीक है। डेली लाइव नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, मॉक टेस्ट जैसे अवेलेबल होता है, तुरंत तुरंत आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। तो जाओ, उसको ग्रैब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।